नमस्कार, जय हिंद। देखिए, आजकल दुनिया के अंदर ट्रेड वगैरह जो होता है एक देश से दूसरे देश के अंदर, जो इंटरनेशनल ट्रेड होते हैं वो हमेशा उसकी पेमेंट और रिसीवमेंट डॉलर के अंदर होती है। तो आखिर क्या ऐसे कारण है कि डॉलर इतना ग्लोबल करेंसी बन गया है? तो उसका बैकग्राउंड हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। पहले कोई चीज़ खरीदने के लिए आप पैसे देने के बजाय कोई दूसरी चीज़ देते थे। जैसे कि अगर आपको कुछ चावल चाहिए और आपके पास टमाटर है तो आप उस सामने वाले इंसान को टमाटर देख करके चावल ले सकते थे। तो ये था बार्टर सिस्टम। इसके अंदर लेन देन होता था। बार्टर सिस्टम में बहुत सी दिक्कत थे, जैसे कि कई बार जो सामान होता था वो सड़ जाता था और एक मेजर नहीं लिया जा सकता था। जैसे कि अगर आप चावल दे रहे हैं तो चावल के बदले अगर आपको 1 किलो चावल देना है तो 1 किलो चावल के बदले आप कितने टमाटर लेंगे, ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन होता था। तो इसलिए इस लेन देन को ख़त्म करके कोई ऐसी चीज़ चाहिए थी जो ज़्यादा ड्यूरेबल हो। तो इसका सोल्यूशन निकालते हुए लोगों ने धातु इस्तेमाल करना शुरू किया, जैसे सोना चांदी, और फिर सोने चांदी के सिक्के बनना शुरू हुए। पहली बार सोने का सिक्का बना था लीडिया के अंदर, जो आज का टर्की है। देखिए, सिक्के तो बन गए थे पर इसको भी इधर एक जगह से दूसरी जगह ले जाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता था, क्योंकि जो बड़े बड़े ट्रेडर होते थे उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के अंदर ये सोना वगैरह ले जाने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो इसका एक सोल्यूशन निकाला गया। जिस प्रकार आज हवाला चलता है, यानी कि अगर आपको दिल्ली से कहीं चेन्नई में पैसे भेजाने हैं तो आपको दिल्ली के अंदर उतने पैसे किसी भी मतलब जो हवाला करते होंगे कोई ऑर्गेनाइजेशन, उनको देने हैं और फिर वो आपको पर्ची के ऊपर साइन और स्टैम्प मार के देंगे। वो जाके आप चेन्नई में देंगे तो आपको उतने पैसे मिल जाएंगे और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी कुछ हो जाएगा पैसा। तो इसी प्रकार का हवाला वाला सिस्टम पहले के टाइम पे इसी प्रिंसिपल के ऊपर यूज़ करने जाने लगा, पर ये एक अनऑर्गेनाइज तरीके से होता था। इस सिस्टम के अंदर कई बार लोगों का नुकसान भी हो जाता था, क्योंकि जो आदमी कहता था कि मैं आपको उस जगह पे ये पैसे दे दूंगा, मेरा आदमी आपको दे देगा, वो कई बार दोनों जन गायब हो जाते थे। तो इसलिए लोगों का नुकसान भी होता था। तो इसको ऑर्गेनाइज तरीके से करना जरूरी था। तो चीन का एक इंसान था वान लियान, 1154 की बात है, उसने पहली बार चीन के अंदर बैंक खोला था। और बैंक कैसा था कि मान लीजिए आपके पास गोल्ड है तो उस गोल्ड को आप बैंक में ले जाइए, बैंक उस गोल्ड की जितनी कीमत होगी उस कीमत का आपको बैंक नोट दे देगा। और ये बैंक नोट आप आराम से कहीं भी ले जा सकते हैं, क्योंकि गोल्ड की अपेक्षा बैंक नोट को कैरी करना आसान होता था। और जब भी आपको अगर कुछ खरीदने वगैरह की ज़रूरत पड़ी तो आप सिंपली जाके बैंक के अंदर ही बैंक नोट को दे करके अपना गोल्ड ले सकते हैं और कुछ भी चीज़ खरीद सकते हैं। उसके बाद अब 13वीं सेंचुरी के अंदर ये जो प्रिंसिपल था बैंक का, ये यूरोप जाता है। मार्को पोलो एक इंसान था जो चीन के अंदर ट्रैवल करने आया था, ट्रैवलर था मार्को पोलो। तो इस बैंक के सिस्टम को देख के मार्को पोलो बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और वो यूरोप के अंदर भी इसको शुरू करने की मांग करता है। तो इस मार्को पोलो ने ही बैंक का एस्टेब्लिशमेंट किया था यूरोप के अंदर। गोल्ड लेकर के बैंक जो नोट देता था उसे पेपर करेंसी भी कह सकते हैं आप, और जो पेपर करेंसी यूरोप के अंदर चलती थी उसे पाउंड स्टर्लिंग कहते हैं, जो आज भी ब्रिटेन के अंदर चल रही है। और एक कॉमन है यूरोप का पैसा, जिसे यूरो भी कहते हैं। तो पाउंड स्टर्लिंग आज भी चल ही रहा है, हालांकि यूरो भी चलता है आजकल देश के अंदर। अब देखिए, उस समय के अंदर 1 पाउंड स्टर्लिंग की जो वैल्यू है वो 7.3 ग्राम गोल्ड हुआ करती थी। यानी कि अगर आपके पास 7.3 ग्राम गोल्ड है तो वो आप जाके बैंक में दे दें और उसके खिलाफ आपको उसके लिए आपको 1 पाउंड स्टर्लिंग मिल जाएगा। देखिए, हर देश ने अपनी करेंसी तो इस प्रकार से बना ली थी गोल्ड को दे करके उनकी करेंसी लेने के लिए, पर ये चीज़ इंटरनेशनली नहीं हो रही थी। इंटरनेशनल ट्रेड उस समय तक नहीं हो रहे थे, क्योंकि हर देश की अपनी अपनी अलग करेंसी थी। तो यूरोप ने ही काम किया था कि जो ये चीज़ है पाउंड स्टर्लिंग की, इसको आप पूरे विश्व के अंदर फैलाओ। ये काम यूरोप ने किया था उस समय। ट्रेड इंटरनेशनली बढ़ाया गया था और अब ट्रेड हो रहा है तो उसके अंदर कोई चीज़ बेची जाएगी और कोई देश खरीदेगा। तो उस समय सबसे ज़्यादा यूके ने बेचा था, यूनाइटेड किंगडम ने सबसे ज़्यादा अपना सामान बेचा था। और अगर आप अपना सामान बेचोगे तो आपके पास पैसा आएगा और इनडायरेक्टली आपके पास सोना आएगा। तो उस समय यूके के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा सोना था। यूके कुछ सालों तक तो दुनिया के ऊपर राज करता है, पर उसके बाद आता है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के अंदर ब्रिटेन को $9.8 का लॉस होता है। और उसके बाद क्या होता है कि जो ब्रिटेन एक्सपोर्ट करता था, जिसके ऊपर उसकी पूरी इकोनॉमी टिकी हुई थी, वो उसके सारे चीज़ें बिखर जाती है, ख़त्म हो जाता है सब कुछ, और अब उसको इम्पोर्ट करना पड़ रहा था। और अब वो इम्पोर्ट कर रहा था तो
इनडायरेक्टली उसके गोल्ड रिजर्व्स कम हो रहे थे। जब यूके अपना एक्सपोर्ट कम करके इंपोर्ट बढ़ा रहा था, उस समय अमेरिका ने इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एडवांटेज लिया और उसने अपने सामान जो है देश के अंदर विदेश के अंदर बेचना शुरू किया। उसने हथियार और अनाज बड़े पैमाने के अंदर दूसरे देशों को बेचे, जो कि अब अमेरिका के गोल्ड रिजर्व बढ़ाने लगे थे। अमेरिका धीरे धीरे वर्ल्ड ट्रेड के अंदर अपने पैर जमा ही रहा था। तो उस समय आ जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका के अंदर तो ज़्यादा क्षति नहीं हुई थी, पर जो यूरोप का एरिया था वो पूरा तहस नहस हो गया था। और इस चीज़ का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला अमेरिका को, और उसके बाद अमेरिका सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्टर बन गया पूरी दुनिया के अंदर। और जो ग्लोबल करेंसी थी, जो कि पाउंड स्टर्लिंग थी, इससे लोग अब शिफ्ट हो रहे थे धीरे धीरे यूएस डॉलर के ऊपर, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड आपको यूएस डॉलर के अंदर ही करना है। तो क्यों ना आप डॉलर को इस्तेमाल करें, मतलब आपको अमेरिका से ज़्यादा व्यापार करना है तो आप डॉलर में इस्तेमाल कीजिए ना, वो अच्छा रहेगा। तो इस समय तक अमेरिका 70% ग्लोबल गोल्ड रिजर्व अपने पास कर चुका था। एक टाइम पे ये यूके के पास होता था, पर अब वो अमेरिका के पास आ रहा था। और इस टाइम मतलब ये 1945 के बाद का टाइम था। 1960s आते आते या उसके थोड़ा पहले अमेरिका 82% पूरे ग्लोबल गोल्ड रिजर्व अपने पास रखा था। अब देखिए, यूके को नीचे गिराने के लिए हिटलर ने काफ़ी ज़्यादा कड़े कदम उठाए थे। उसमें से एक कदम था कि उसने जो पाउंड स्टर्लिंग था उसको 5 लाख फेक नोट छपवा दिए थे और इसको पूरे मतलब मार्केट के अंदर फैला दिया था। तो जब लोगों को पता चला कि ये जो पाउंड स्टर्लिंग है, इसमें से जो ज़्यादा से ज़्यादा नोटें हैं वो फेक है, तो लोगों का इसके ऊपर जो विश्वास था वो कम होने लगा। इसलिए अमेरिका को इसके अंदर फ़ायदा मिल गया, क्योंकि उसके यूएस डॉलर के ऊपर लोगों का फेथ इसकी वजह से बढ़ने लगा। देखिए, ब्रेटन वुड एग्रीमेंट 1944 के बाद अब 1945 के अंदर देखिए, उस समय तक अमेरिका और ब्रिटेन कच्चा तेल निकाल कर पूरी दुनिया के अंदर बेच रहे थे, और अमेरिका ऐसे ही किसी और देश को ढूंढ रहा था ताकि जिसके अंदर खुद अमेरिका जाके तेल निकाले और उस देश का भी फायदा होगा और इनडायरेक्टली अमेरिका का भी फायदा होगा। तो अमेरिका सऊदी अरब को देखता है। सऊदी अरब के पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में तेल मौजूद होता है, और अमेरिका और ब्रिटेन से भी कहीं ज़्यादा तेल सऊदी अरब के पास उस समय था। पर उस समय टेक्नोलॉजी नहीं थी सऊदी अरब के पास, तो अमेरिका जिम्मा उठाता है सऊदी अरब का, और वो खुद सऊदी अरब के अंदर आता है और उस जगह से जहाँ पे तेल था उससे निकालता है, और तेल निकालने से लेकर के वहाँ की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी अमेरिका खुद लेता है। और उस समय अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो थे हैरी ट्रूमैन, वो उस टाइम के प्रेसिडेंट थे अमेरिका के अंदर। हालांकि अमेरिका ने एक शर्त रखी थी कि अगर आप तेल निकाल के दूसरे देश को बेचोगे, यानी कि तेल तो वही निकालेंगे, पर बेचने का काम सऊदी अरब का था। तो सऊदी अरब जो पेमेंट लेता था तेल का, वो सिर्फ और सिर्फ डॉलर में ही ले सकता था। अमेरिका का सिर्फ यही काम था, मतलब अमेरिका की सिर्फ यही सोच थी कि डॉलर को ज़्यादा से ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर करेंसी बनाए, यानी कि ग्लोबल करेंसी डॉलर ही होनी चाहिए। यही अमेरिका का मोटिव था। तो अब ये दूसरे देशों की मजबूरी बन जाती है कि अगर आपको कोई चीज़ खरीदनी है तो उसका पेमेंट आपको डॉलर में ही करना पड़ेगा, यानी कि आप डॉलर को निगलेक्ट नहीं कर सकते, उसको बॉयकॉट नहीं कर सकते, उसका इस्तेमाल आपको करना ही पड़ेगा। और अगर कभी कोई देश, जो सामने वाला है और जो देने वाला है, ये दोनों अगर देश समझ लेते हैं कि हम डॉलर के अंदर नहीं, समझौता कर लेते हैं, हम डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी के अंदर ट्रेड करेंगे, तो उसके अंदर अमेरिका अपने सुपर पावर होने का भी काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा उठाता है और उसके अंदर मिलिट्री अटैक वगैरह भी करता है और सैंक्शन वगैरह भी लगाता है। जैसे ईरान है, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा सैंक्शन लगा दिया है। आज ईरान पूरी तरीके से डूब चुका है। एक समय में वो सऊदी अरब से भी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता था तेल, पर आज ईरान पूरा चौपट हो चुका है। भारत का 1 रुपया ईरान के 500 रुपये से भी ज़्यादा होता है। और रशिया के ऊपर भी एक बार सैंक्शन लगाया था अमेरिका ने, हालांकि रशिया उसके सामने झुका नहीं, पर अमेरिका ने अपने सैंक्शन हटा दिए थे। इस वजह से रशिया के अंदर जो इकोनॉमी थी वो काफ़ी ज़्यादा डूबी थी। तो देखिए, अमेरिका इस प्रकार से पूरे मतलब देश, पूरे वर्ल्ड के अंदर अपने डॉलर को चला रहा है और डॉलर दिन पर दिन स्ट्रांग होते जा रहा है और रुपया देखेंगे तो अब गिर रहा है वैसे। और आजकल हम भारत के अंदर भी बहुत से मतलब आसपास की जो कंट्रियाँ हैं उससे हमने समझौता किया है कि हम डॉलर की जगह इंडियन रुपये के अंदर भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे श्रीलंका है, और भी कम से कम 35 से 36 देश हैं जो कि रुपए के अंदर अपना ट्रेड करने के लिए माने हैं। तो भारत के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट होता है
और भारत के खिलाफ अमेरिका क्यों नहीं सैंक्शन लगा रहा है, क्योंकि वो भारत को ना चाइना के बैकअप के लिए रखता है कि अगर कभी चाइना से वॉर हुआ तो अमेरिका भारत के अंदर आके लड़ेगा। ये अमेरिका की सोच होती है, इसलिए वो भारत के ऊपर ज़्यादा सैंक्शन वगैरह नहीं लगाता है। तो ये था वीडियो जिसके अंदर हमने समझा कि डॉलर बैकग्राउंड यानी हिस्ट्री से लेकर के अभी तक कैसे स्ट्रांग हुआ और दिन पर दिन स्ट्रांग होते जा रहा है। अगले किसी वीडियो के अंदर ऐसा कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक समझेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।